दी धंधो इन्वेस्टर बुक के ऑथर मोनीश पाबराय बोलते हैं कि लोग उन्हें गुजराती समझते थे क्योंकि उन्होंने ये बुक द धंधो इन्वेस्टर लिखी है और गुजराती भाषा में धंधो का मतलब होता है बिजनेस। बट मोनीश बोलते हैं कि मैं गुजराती नहीं हूँ, बट मैं जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तो मेरा एक रूममेट था, वो एक गुजराती था। वो हर वीकेंड पर अपनी फैमिली से मिलने चला जाता था और संडे नाइट को जब वो वापस आता था तो मुझे बताता था कि किस तरह उनकी फैमिली ने नया बिजनेस खरीद लिया है और वो लोग किस तरह ये धंधो फिलोसॉफी का यूज करते हैं। और इसलिए मोनीश पाबराय इस धंधो स्टाइल से बहुत ही फैसिनेट हुए थे और उन्होंने फिर आगे जाकर इस पर एक पूरी बुक ही लिख डाली थी जिसका नाम था द धंधो इन्वेस्टर। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है कि हम लॉन्ग टर्म विजन रखकर कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स में वैल्यू इन्वेस्टिंग करें। मैंने बहुत से ऐसे भी मार्केट प्लेयर्स को देखा है जिनका 1-2 साल के पीरियड में 100% से 200% तक का रिटर्न आता है, बट वो अपने इन रिटर्न्स को सस्टेन नहीं कर पाते। अब दोस्तों, हम में से मोस्टली लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं चीजें सीखने के लिए और कोशिश करते हैं कि कैसे हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन सके। पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइक फॉर एग्जांपल कोविड-19 का पेंडेमिक, 2008 का रिसेशन, जिनकी वजह से हम अपना सब कुछ लूज कर बैठते हैं। इसलिए हम सबके लिए कहीं ना कहीं जरूरी है कि सिर्फ इमेजिनरी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ एग्जांपल को देखकर उससे सीखे भी सही और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को भी बाकी लोगों की तरह स्लो एंड स्टडी बना पाए। और मोनीश पाबराय इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोनीश की इन्वेस्टिंग की जर्नी कैसे और कब शुरू हुई, कैसे वो मार्केट के बड़े प्लेयर्स की लिस्ट लाइक चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट जैसे लोगों के साथ आ पाए। साथ ही हम उनके माइंड को डिकोड कर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग के लेसन जानेंगे जो आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को करना सिखाएंगे, वो भी रियल स्टोरीज के थ्रू। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, मोनीश पाबराय का जन्म बॉम्बे में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके फादर खुद एक एंटरप्रेन्योर थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें काफी बिजनेस में लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी खासी नहीं थी। मोनीश ने बचपन में ही जान लिया था कि पैसा कमाना और अपने लिए नाम बनाना कितना जरूरी है और एक अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड होने की वजह से 1983 में उन्होंने साउथ कैलिफोर्निया की क्लेमसन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। क्लेमसन यूनिवर्सिटी में मोनीश का मेजर टेक बैकग्राउंड था और उन्हें इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट जैसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद टेलेप्स नाम की एक टेक कंपनी में काम किया। कुछ सालों तक काम करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की ट्रांस टेक नाम की एक कंपनी खोली। हालांकि इस कंपनी को शुरू करने के लिए उन्हें अपने रिटायरमेंट अकाउंट से सारा पैसा निकालना पड़ा और तो और उन्होंने $70,000 का क्रेडिट कार्ड का लोन भी लिया और साल 2000 में उन्होंने $20 मिलियन में अपनी ये कंपनी सेल कर दी। पर ट्रांसटेक चलाने के दौरान मोनीश को उनके एक कलीग ने एक बुक सजेस्ट की जिसका नाम था वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट। और इस बुक में मोनीश ने वॉरेन बफेट के बारे में पहली बार जाना और उन्होंने ये देखा कि कैसे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग की मदद से उन्होंने पिछले 44 ईयर्स में अपने पैसों को 30% के एनुअल CAGR से कंपाउंड करवाया है। साथ ही उन्होंने वो सारे लेटर्स पढ़े जो वॉरेन बफेट ने अपने शेयर होल्डर्स को लिखे थे और इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद मोनीश वॉरेन बफेट को अपना आइडियल मान लिया और ट्रांसटेक चलाने के साथ साथ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड नॉलेज भी ली। मोनीश वॉरेन बफेट से इतने इंस्पायर थे कि एक बार उन्होंने वॉरेन को उनके लिए फ्री में काम करने का ऑफर दिया, बट उस समय वॉरेन ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। बट फिर भी मोनीश ने वॉरेन बफेट से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, इवन दो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ये सारी बुक्स पढ़ डाली और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाए। मोनीश ने 1999 में जब पाबराय हेज फंड की शुरुआत करी थी तब उनके AUM यानी एसेट अंडर मेंटेनेंस $1 बिलियन के आसपास थे और आज की डेट में ये AUM $1 बिलियन से भी ऊपर है। मोनीश ने वॉरेन बफेट को अपना गुरु मानते थे और उनके नक्शे कदम पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। और एक मौका ऐसा भी आया जब उन्हें वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर से मिलने का मौका मिला, जब वो उनके दोस्त मिस्टर गाय पियर्सन के साथ एक चैरिटी इवेंट में गए जिसमें हाईएस्ट बिडर को वॉरेन बफेट के साथ डिनर करने का मौका मिलने वाला था और इसके लिए उन्होंने 4,86,00,000 रुपए स्पेंड किए सिर्फ एक डिनर के लिए। और उस डिनर ने मोनीश की पूरी लाइफ चेंज कर दी। वो बताते हैं कि उस डिनर में उन्होंने वॉरेन से वो सारी बातें सीखी जो शायद वो किसी भी इन्वेस्टर को $10 मिलियन देकर भी नहीं सीख पाते। वो बताते हैं कि उस डिनर में उन्होंने वॉरेन को एज एन इन्वेस्टर कम और एक एज ए पर्सन ज्यादा देखा जो अपनी वेल्थ का कुछ हिस्सा चैरिटी करने में विश्वास रखते थे। और जब मुंबई में मोनीश अपनी अर्ली एजुकेशन ले रहे थे तब उन्होंने ये देखा था कि बच्चों की पढ़ाई में हायर एजुकेशन लेने में बहुत ही दिक्कत होती है और इसलिए उन्होंने मिस्टर आनंद कुमार के सुपर 30 प्रोग्राम से इम्प्रेस होकर उन्होंने भी दक्षिणा नाम की एक चैरिटी
चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू करी। मोनीश बताते हैं कि उन्होंने वॉरेन बफे, बेंजामिन ग्राहम और चार्ली मंगर जैसे लोगों से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड सीखे। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी जिस चीज को आप समझते हो सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करो, और जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, मोनीश पाबरा ने वॉरेन बफे को अपना गुरु मानकर उनके नक्शे कदम पर चलकर आज वो अचीव कर लिया है जो हम जैसे मोस्टली इंडियंस का सपना होता है, और उनसे मिले कुछ इंपॉर्टेंट लेसन को वो अपनी लिखी बुक द धंधो इन्वेस्टर में भी बताते हैं। तो चलिए अब इस बुक के अमेजिंग लेसन को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है लेसन नंबर 1, द धंधो फ्रेमवर्क। मोनीश पाबरा बोलते हैं कि गुजराती पटेल्स मोस्टली एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जिसे धंधो फ्रेमवर्क बोला जाता है। और मोनीश ने इस बुक में एक बहुत ही अच्छी फेमस लाइन बोली है, हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच, यानी कि हमें उन्हीं बिजनेस में अपना पैसा लगाना चाहिए जहां पर पैसा खोने के चांसेस बहुत ही कम हो, और अगर हम वहां पर सक्सेस हो जाते हैं तो हमें फायदा ही फायदा हो। इसके लिए वो एक मेंटल मॉडल का यूज करने को बोलते हैं जिसका नाम है पेरीम्यूटल बेटिंग सिस्टम। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी इसी मेंटल मॉडल का यूज करके नए नए बिजनेसेस में अपना पैसा लगाते हैं। ये मेंटल मॉडल कहता है कि अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक तरह की बेटिंग ही है। तो हमें उस समय ऐसी जगह पैसा लगाना चाहिए जहां पर अगर हमें लॉस भी हो जाए तो ज्यादा ना हो। और इस मेंटल मॉडल को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि इंडिया और आयरलैंड का 50 ओवर का क्रिकेट मैच हो रहा है। अब जिस तरह क्रिकेट मैच में सट्टेबाजी होती है, ये भी कुछ इसी तरह काम करता है। अब अगर मैच के स्टार्ट में देखा जाए तो हम सबको पता है कि इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हो सकता है स्टार्ट में बैटिंग का भाव कुछ ऐसा हो जैसे 30:1, यानी कि अगर आप इंडिया की जीत पर पैसा लगाओगे तो आपको 30 रुपए लगाने होंगे तो जाकर आपको 1 रुपया मिलेगा। और अगर आप आयरलैंड की जीत पर पैसा लगाओगे तो आपको 1 रुपया लगाना है और आयरलैंड जीती तो आपको 30 रुपए मिलेंगे। अब मान लो पहली इनिंग खत्म हो जाती है और आयरलैंड 150 रन पर ऑल आउट हो जाती है, तो अब तो इंडिया के लिए जीतना और भी आसान है। तो अब बैटिंग का भाव 100:1 हो जाएगा, यानी अगर आप इंडिया की जीत पर पैसा लगाओगे तो आपको 100 रुपए लगाने होंगे, तब जाकर आपको 1 रुपया मिलेगा। और अगर आप आयरलैंड की जीत पर पैसा लगाओगे तो आपको बस 1 रुपया लगाना है और आपको 100 रुपए मिल सकते हैं। अब हमें पता है कि इंडिया ही जीतने वाली है, बट अगर हम ऐसे मैच में इंडिया की जीत पर ही पैसा लगाएंगे तो हमारे लिए ये काफी रिस्की बैट होगी, क्योंकि इसमें पैसा लगाना बहुत ज्यादा पड़ रहा है और रिवॉर्ड बहुत ही कम है। जबकि हमें आयरलैंड की जीत पर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि हमें लॉस भी होगा तो केवल 1 रुपए का होगा, और अगर आयरलैंड बाई चांस जीत जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा पूरे 100 रुपए का, यानी 100 गुना। तो जो गुजराती पटेल्स होते हैं वो कुछ ऐसे ही बिजनेस में पैसा लगाते हैं जहां पर अगर लॉस भी होता है तो वो बहुत ही कम हो, बट अगर प्रॉफिट होता है तो उन्हें काफी अच्छा फॉर्चून मिल सके। इसलिए हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। लेसन नंबर 2, धंधो बिजनेस आर्बिट्रेज। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि 2 शहर है, टाउन ए एंड टाउन बी। टाउन ए की पॉपुलेशन है 40,000 और टाउन बी की पॉपुलेशन है 50,000। तो टाउन बी में एक बार्बर है जिसका नाम है डेविड, जो एक सैलून में एम्प्लॉय है। वो कुछ दिनों से नोटिस कर रहा है कि कुछ न्यू कस्टमर जो कि टाउन सी में रहते हैं, जो बिल्कुल टाउन ए और टाउन बी के बीच में है, वहाँ से कस्टमर उसके पास बाल कटवाने के लिए आ रहे हैं। टाउन सी एक नया शहर है जिसकी पॉपुलेशन अभी ज्यादा नहीं है और वो एकदम टाउन ए और टाउन बी के बीच में है, और वहाँ पर कोई सैलून भी नहीं है। तो वहाँ के लोग या तो टाउन ए या फिर टाउन बी में बाल कटवाने के लिए आते हैं। अब डेविड को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो सोचता है कि अगर मैं एक सैलून टाउन सी में डाल दूं तो वहाँ के लोग मुझसे बाल कटवाएंगे, और तो और मैं उस सैलून का मालिक भी बन जाऊंगा, और वहाँ के लोगों को टाउन ए या टाउन बी में नहीं आना पड़ेगा और उनका टाइम भी बचेगा। अब डेविड के पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, तो वो थोड़ा सा पैसा लोन पर लेता है और केवल एक चेयर के साथ एक छोटा सा सैलून ओपन करता है टाउन सी में। टाउन सी डेविड के शहर टाउन बी से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है, तो उसे वहाँ जाने में मुश्किल से 1 घंटा लगता है। तो डेविड अपनी पुरानी जॉब को केवल पार्ट टाइम करने लगता है और एक अपना छोटा सा सैलून टाउन सी में खोल देता है। शुरू में थोड़े से क्लाइंट ही उसके पास बाल कटवाने के लिए आते हैं, और हम ह्यूमंस की एक खास बात है, वी आर क्रिएचर ऑफ हैबिट्स। हम लोग हमेशा एक ही साइड से शेव करना स्टार्ट करते हैं। हम इवन अपने बालों की कंघी भी एक ही साइड से करते हैं, और हर महीने हम लोग एक ही बार्बर से बाल भी कटवाने जाते हैं। तो स्टार्ट में जो डेविड के पास कस्टमर आए थे, अब वो उसके पास रेगुलर आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन कस्टमर को अब दूसरे टाउन में बाल कटवाने के लिए नहीं जाना पड़ता, और डेविड का काम भी अच्छा था। तो जब लोग परमानेंट हो जाते हैं तो वो अपनी पुरानी जॉब से रिजाइन कर देता है और अपना जो सैलून है उसे और भी बड़ा कर लेता है, क्योंकि अब टाउन सी के सारे कस्टमर उसके पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह डेविड ने जगह का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो ये धंधो फ्रेमवर्क हमें यही बताता है कि हमें अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए और एक ऐसे बिजनेस को सेटअप करना चाहिए जहां से हम कम पैसा लॉस किए भी अच्छे से अच्छे रिटर्न्स बना सके। तो दोस्तों अब आता है थर्ड एंड
इम्पोर्टेंट लेसन जो मोनीश पाबरे हमें सिखाते हैं वो है बी ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव। यानी अपने स्टडी किए हुए डिसीजन को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो जाओ कि कोई ट्वीट, कोई पोस्ट या कोई न्यूज आपको अपने डिसीजन को चेंज करने पर मजबूर ना कर पाए। यहाँ पर मैं एक्सट्रीम केसेस लाइक कोविड या वॉर की बात नहीं कर रहा। उनका कहना है कि अपनी स्टडी को इतने अच्छे से एग्जीक्यूट करो कि आपको उसमें विजन दिखे। एग्जाम्पल के लिए एक बार ओमाहा में हो रही बर्कशायर हाथवे की शेयर होल्डर मीटिंग में वॉरेन बफे से किसी ने पूछा कि सर अब यूएस मार्केट में 5000 से भी ज्यादा स्टॉक्स हो गए हैं, आप कहते हैं कि स्टडी करके इन्वेस्ट करो, किसको स्टडी करें, किसको छोड़ दें, किस में इन्वेस्ट करें, कैसे पता लगेगा। ऐसे में वॉरेन ने जवाब दिया, स्टार्ट विद द कंपनीज विच बिगिंस विद लेटर ए। यानी सबसे पहले ऐसे कंपनी को स्टडीज करो जिसका नाम ए से शुरू होता है। और क्या आप जानते हैं कि वॉरेन खुद भी कुछ ऐसा ही करते थे। जब वॉरेन ने अपने अर्ली 50 में थे तो वो मूडीज के मैनुअल को पढ़ा करते थे जिसमें ए से लेकर जेड तक सारी कंपनीज का डेटा होता था। और ये बात शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी कि वॉरेन आज भी दिन में 8 से 10 घंटे सिर्फ बुक्स रीडिंग करते हैं और अपनी इसी ऑब्सेसिव और कंपल्सिव आर्ट की वजह से वो वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर बन पाए हैं। यही सेम चीज हम देख लें MS धोनी की, तो वो भी अपने आर्ट को लेकर काफी ऑब्सेसिव और कंपल्सिव रहे हैं। क्रिकेट की गेम के एनालिसिस उनसे बेहतर बहुत कम लोग कर पाते हैं और यही रीजन है कि वो वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन में से एक हैं। पर क्या ये लोग कभी फेल नहीं हुए? क्या बफे को कभी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिले या MSD कोई मैच नहीं हारे? बिल्कुल हारे हैं, बल्कि ये लोग अपने फेलियर से और भी ज्यादा सीखे हैं और बेहतर बने हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करते समय चीजों को सही से एनालाइज करके कोई बेट खेलोगे तो आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। और वैसे भी इंडिया के लोगों को स्टॉक्स के आधे से ज्यादा नॉलेज तो क्रिकेट से ही मिल सकती है क्योंकि इन दोनों में बहुत सारी चीजें सिमिलर है। सो आई होप कि मोनीश पाबरे जी के इन इम्पोर्टेंट लेसन और उनकी लाइफ जर्नी से आप अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए होंगे। और अगर आपने अभी तक ये बुक रीड नहीं की है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर इसे पढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।